बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है हमारी पिछली वीडियो की और हम देख रहे थे अथॉरिटी टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस। अगर ये अथॉरिटी हम प्रोसीजर में इसका प्रोसीजर नहीं बना होता और हमने ये अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं की होती तो फिर क्या हो सकता था। फिर देयर मे बी डिले इन गुड्स बीइंग ऑर्डर्ड। ऑर्डर करने में डिले हो सकता था कि जब किसी ने उस रिक्वेजिशन को रिसीव ही नहीं किया तो वो रिक्वेजिशन कहीं भी पड़ी होगी, कंप्यूटर में पड़ी रह जाएगी या हार्ड कॉपी या तो किसी की टेबल पे पड़ी होगी, तो उसके ऊपर गुड्स परचेज करने के लिए डिले हो सकता है। गुड्स मे नॉट बी ऑर्डर्ड, कि ऑर्डर ही नहीं हुई गुड्स, और डिले भी हो सकता है और ऑर्डर भी नहीं हो सकती। इनकरेक्ट गुड्स मे बी ऑर्डर्ड, और अगर कोई प्रोक्योरमेंट वाला बंदा उसको उठा ले क्योंकि उसको पता है कि बॉस ने तो नहीं देखना, तो आप रिक्वेजिशन आई है तो उसने पकड़ी है, उसने प्रोक्योरमेंट की उसके ऊपर और उसको स्टोर में भिजवा दिया। अब वो चीज़ गलत सप्लाई हो गई कि ये तो हमने ऑर्डर ही नहीं की थी, आपने क्या भिजवा दिया, तो बॉस को पता चलेगा, वो कहेगा यार ये तो मेरे पास से रिक्वेजिशन ही नहीं गुजरी, ये इसने खुद ही उठाई और परचेज़ कर ली। तो इस तरह से इनकरेक्ट भी हो सकती है, डिले भी हो सकता है अगर ये प्रोसेस अवेलेबल नहीं होगा। तो प्रोसेस अवेलेबल होगा तो अकॉर्डिंगली उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चीज़ें प्रोक्योर होंगी। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि अगर ये प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो कुछ मेवरक स्पेंड भी हो सकता है। मेवरक स्पेंड होता है आवारा खर्ची या फजूल खर्ची, ऐसे कुछ भी पे कर देना कि जी रिक्वेजिशन आई या परचेज़र ने उठाई और मार्केट में डॉल लगा दी, चीज़ें देखी, उनको कैश पे किया, चीज़ें स्टोर में सप्लाई कर दी, कैश का पोचर डाला, पेमेंट ले ली, तो अब वो कुछ भी पे कर सकता है। 10 रुपये वाली चीज़ को 15 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है, क्योंकि प्रोसीजर अवेलेबल नहीं, कोई देख नहीं रहा, लुक आफ्टर नहीं कर रहा। तो जो बग़ैर पॉलिसी के और प्रोसीजर के जो चीज़ें प्रोक्योर होती हैं वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट जो है वो ख़र्च करने का चांसेस भी हो सकते हैं, जिसको मेवरक स्पेंड कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि 2 किस्म के सप्लायर होते हैं, एक प्रेफर्ड सप्लायर होता है, एक नॉन प्रेफर्ड सप्लायर्स होते हैं। प्रेफर्ड सप्लायर वो होते हैं जो कि आप के रेगुलर रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं, जो आपको प्रेफर्ड करते हैं, जो आपको अपनी प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो कि वैल्यू ऐड करते हैं सप्लाई के लिए। नॉन प्रेफर्ड वो होते हैं जो आपसे बस पैसे खींचने के चक्कर में होते हैं कि अच्छा जी आपको ये चाहिए तो आप मुझसे लें, मैं आपको इतने में दे दूंगा, और वो पेमेंट लेते हैं और बस ख़त्म, उनकी तल्लक ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर आपको उसमें सर्विस चाहिए तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, वो तो हमने तो ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया, आपको सप्लाई की, हमारा काम ख़त्म है। अगर अब आपको इसको सर्विस चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। तो ये नॉन प्रेफर्ड सप्लायर हैं, और प्रेफर्ड सप्लायर आपको फुली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। वो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो केयर करते हैं सप्लाईज़ के लिए, टाइम के लिए। आप कहते हैं कि यार जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपने कल भिजवा नहीं दिया और अभी आपका अगर स्टोर बंद हो गया तो मेहरबानी आप स्टोर खोलें और हमें अभी भिजवाएं, तो वो खोलेगा स्टोर और अभी आपको भिजवाएगा। लेकिन नॉन प्रेफर्ड इस तरह के एटीट्यूड को नहीं करते। वो कहेगा नहीं जी कल स्टोर खोलेगा तो आइएगा, फिर मैं करूँगा। तो ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब आप प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल हो, तो फिर आपके सप्लायर जो हैं, वेंडर जो हैं, वो प्रेफर्ड वेंडर और सप्लायर होते हैं, क्योंकि वो रेगुलरली आपके साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रोसीजर ही अवेलेबल नहीं होगा तो किसी से भी कोई भी प्रोक्योरमेंट किसी से भी हो सकती है, तो वो जनरली मेवरक स्पेंड भी हो सकती है और प्रेफर्ड नॉन प्रेफर्ड का उसमें सप्लाई भी इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, कि जब भी आप प्रोसीजर बनाते हैं तो आप अथॉरिटी डिफाइन करते हैं कि डिसीजन किसने करनी है। द पर्पज़ इज़ टू अवॉइड ओवर स्पेंड। जब आप अथॉरिटी डिफाइन करते हैं तो आप ओवर स्पेंड से बच जाते हैं। अवॉइड वर्किंग विद इनअप्रोप्रिएट सप्लायर। आप जो इनअप्रोप्रिएट सप्लायर होते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, यानी कि नॉन प्रेफर्ड सप्लायर हैं, आप उनसे बच जाते हैं। इंश्योर गुड एथिकल बिहेवियर। आप एक एथिक्स के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हैं। आपके जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं, अगर प्रोसीजर अवेलेबल है तो आप एथिक्स को इंश्योर कर रहे होते हैं।
गिव इंडिविजुअल विदन द प्रोक्योरमेंट टीम ए स्ट्रक्चर टू वर्क विदन। तो आप एक स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे होते हैं और आप इंडिविजुअली जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है जिसके अंदर रहते हुए वो काम कर रहे होते हैं। तो अब ये जो मेक डिसीजन, अथॉरिटी टू मेक डिसीजन है कि डिसीजन कौन करेगा, डिसीजन के लिए भी प्रोसीजर में डिफाइन होता है, यानी प्रोसीजर बनाया जाएगा कि डिसीजन के कौन और किस तरह से करेगा, लेवल डिफाइन कर लिए जाते हैं। दो तरह की हायरार्की होती है, नंबर 1 वर्टिकल हायरार्की होती है और नंबर 2 हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी होती है। हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी पाकिस्तान में कम अवेलेबल है। पाकिस्तान में वर्टिकल अथॉरिटी चलती है, नीचे से ऊपर के ऊपर सीओ बैठा है, सीओ के नीचे फिर एचओडी बैठा होगा, एचओडी प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट का इंचार्ज है, उसके नीचे फिर एक डिप्टी मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव होगा, फिर उसके नीचे असिस्टेंट होगा। तो ये वर्टिकल अथॉरिटी है जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे को चलती है। दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी जो कि ऐसे चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है। वहाँ पे एक ही इंचार्ज होगा जो हाईली पेड होगा और उसके नीचे सब लोग एग्जीक्यूटर होंगे कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं एक बंदे के नीचे तो वो 10 एक ही डेजिग्नेशन के लोग होंगे और वो उनको एग्जीक्यूटर कहा जाएगा और उन सब की सैलरी भी एक ही होगी। कोई डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर इस तरह का डेजिग्नेशन नहीं होगा। जो हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी है ये मल्टीनेशनल कंपनीज में राइज है, ये बैंकों में चल रही है कि अगर आप देखेंगे तो एक इंचार्ज होगा, उसके नीचे एग्जीक्यूटर होंगे, वो सब काम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये वहाँ पर भी होता है जहाँ पे जो एचओडी है वो ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो एचओडी ने देना है, जो इंचार्ज है उसने रिज़ल्ट कंपनी को देना है। कंपनी को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि नीचे जो इंचार्ज के नीचे अगर 10-15 लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी उनको ना तो उनके कांटेक्ट में होती है, ना उनसे उन्होंने पूछना होता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने जब भी पूछना है जो इंचार्ज है उससे पूछना है, और जब इंचार्ज कुछ हैवी अमाउंट डिमांड कर रहे होते हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फिर इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम आपको तो हाईली पेड कर देते हैं, लेकिन आपके नीचे कोई डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा, आपके नीचे एग्जीक्यूटर होंगे। आप उनसे काम लें, उनको ट्रेन करें, सिखाएं, चलाएं और रिज़ल्ट लें डिपार्टमेंट का। तो अगर आप बैंकों में देखेंगे तो वहाँ पे हर बंदा काम कर रहा होगा और एक ही ब्रांच मैनेजर होगा, या हर सेक्शन के लिए एक मैनेजर होगा और उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी कहते हैं। और वर्टिकल अथॉरिटी फिर इंचार्ज है, फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन है, फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन है। तो अगर इंचार्ज 5 लाख ले रहा है तो जो डिप्टी इंचार्ज होगा वो 4 लाख ले रहा होगा, असिस्टेंट इंचार्ज होगा वो फिर 3 लाख ले रहा होगा, फिर उससे नीचे 2 लाख ले रहा होगा, फिर उससे नीचे 1 लाख ले रहा होगा। तो इस तरह से जो अथॉरिटी चलती है वो हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी होती है। उसमें सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं। मतलब वही अगर वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल में एक बंदे को हाईली पेड करके बाकी लोगों को इक्वल एक लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं, तो वर्टिकल में आप वो ही सारी सैलरी जो एक को पे कर रहे हैं वो डिवाइड करके 3-4 को दे रहे हैं। तो बस दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं और अपने अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। तो इस तरह से अथॉरिटी डिफाइन करनी है, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि हमारा ये जो डिसीजन करने हैं इस डिपार्टमेंट के वो किन लोगों ने करने हैं। तो अब डिसीजन में भी नंबर 1 तो अगर हॉरिजॉन्टल, चूँकि हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान में, तो हम इसी को कंसिडर करते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी में हम देखेंगे तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो सबसे ऊपर बैठा डिसीजन कर रहा होगा, लेकिन अगर वो छुट्टी पे चला जाता है, बीमार है, किसी और एक्टिविटी में एंगेज है और ऑफिस में नहीं अवेलेबल, तो फिर उसके सेम वो सारे के सारे जितने अथॉरिटीज़ हैं वो सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएंगी कि अगर उसके नीचे डिप्टी मैनेजर है तो उसको वो मिल जाएंगी। या ये भी हो सकता है कि उन जो टोटल अथॉरिटीज़ हैं इंचार्ज की, उसमें से कुछ अथॉरिटी अगर वो नहीं अवेलेबल तो कुछ अथॉरिटी नीचे डेलीगेट हो जाए कि
नॉन अवेलेबिलिटी की सूरत में ये चीज़ें सिर्फ आप कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप नहीं करेंगे, वो इंचार्ज आएगा तो करेंगे, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कि वो किस तरह से डिपार्टमेंट को चलाना चाहती है। तो ये प्रोसीजर के अंदर सब चीज़ें मेंशन होंगी कि सब अथॉरिटी इंचार्ज के पास रहेंगे, या वो नहीं होगा तो वो सारी नीचे आएंगे, या वो नहीं होगा तो उसमें से कुछ नीचे आ जाएंगे। जैसे हो सकता है कि प्रोसीजर में लिखा हो कि अगर इंचार्ज नहीं अवेलेबल तो सिर्फ पीओ साइन हो सकता है, डिप्टी मैनेजर पीओ साइन कर सकता है लेकिन पेमेंट साइन नहीं करेगा, या प्रोक्योरमेंट में जनरल आइटम को वो प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर कर सकता है लेकिन जो है 10,000 से ऊपर की चीज़ें हैं उनको वो ऑर्डर नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें प्रोसीजर में बताई जाएंगी कि डिसीजन किसने करना है, प्रोक्योरमेंट के मतलब डिसीजन किसने करना है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए किसने बनानी है, और प्रोसेस करने के लिए डिसीजन किसने करना है, पेमेंट किसने साइन करनी है, पीओ किसने साइन करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में डिफाइन की जाएंगी। नेक्स्ट है रेगुलेशन फॉर कंपटीशन। अच्छा, अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, यहाँ पे KPI भी डिफाइन होंगे कि जब जो भी अथॉरिटी होगी कि जी हमने प्रोसेस करने हैं, हमने डिसीजन करने हैं, हमने जो भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड एक्टिविटी जब डिफाइन हो जाएंगी कि किसने करनी है, तो वहाँ पे KPI भी डिफाइन होंगे कि वीकली मंथली KPI भी कौन बनाएगा और उनको कौन मॉनिटर करेगा, इसके मतलब भी वहाँ पे है। और KPI के ऊपर भी पीछे एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, बल्कि 3-4 पार्ट अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशंस फॉर कंपटीशन। मेरी स्पीड कोई स्लो है, मैंने सेकंड डोज लगवाई थी तो अब मेरा एक पूरा साइड जो है वो सुन्न हुई है और मेरी तबीयत भी कुछ बस ऐसे ही है, लेकिन काम तो करना चाहिए ना, काम के बगैर तो कोई नहीं, जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो बाकी काम क्यों। तो नेक्स्ट है रेगुलेशन फॉर कंपटीशन रिलेटेड टू कंपटीशन। कंपटीशन से मुराद है कि आपने जो सप्लायर के दरमियान कंपटीशन को आना है, सप्लायर का जो मुकाबला कराना है, यानी कि प्राइसेस का मुकाबला जो कराना है, यानी जो कंपैरिजन बनाना है कि आपने वो किस तरह से करवाना है। उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी हो सकता है कि आप कोटेशन कॉल कर लें और उसके ऊपर फैसला कर लें। आप टेंडर भी कर सकते हैं कि ओपन टेंडर कर दें और जो कोटेशंस आए उनके ऊपर फैसला कर लें। तो ये भी कंपनी इसके लिए प्रोसीजर बनाएगी कि हमने किस प्रोसेस के ऊपर जाना है। तो अगर तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने प्रोसीजर में रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसेस बताएंगे। लेकिन अगर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वो टेंडर के ऊपर जाएगा, तो वो वहाँ पे टेंडर का प्रोसेस डिफाइन करेंगे कि हमारी जो कंपटीशन होगा प्राइसेस के लिए वो टेंडर की बेस पे होगा। और सम टाइम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में RFQ और टेंडर दोनों भी चल रहे होते हैं कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो प्राइसेस है उसको डिफ़ाइन कर लेती है कि भाई अगर तो ये 10 लाख तक की प्रोक्योरमेंट हो रही है तो आप इसको RFQ के ऊपर डाल दें, और अगर 10 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है तो फिर आप टेंडर कॉल कर लें। तो इस तरह का प्रोसेस भी हो सकता है। तो बार जो भी कंपनी डिसाइड करेगी वो उसका प्रोसीजर बनाएगी कि हमने वेंडर और सप्लायर के दरमियान फेयर कंपटीशन किस तरह से कराना है और उसका प्रोसीजर बनेगा। अब इस फेयर कंपटीशन का जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस के मुतल्लिक भी डिटेल होगी कि हमने अपने टेंडर का प्रोसेस है या RFQ का प्रोसेस है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से मॉनिटर करना है, इसके बारे में भी कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाएगा। और एथिक्स क्या होने चाहिए, एथिक्स के मतलब प्रोसीजर बनेगा जो इसी का हिस्सा है। सप्लायर की एवेल्यूएशन किस तरह से करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या उससे लेने हैं, क्या हमने उनको रजिस्टर करते वक्त कौन सी एप्लीकेशन देनी है, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी कंपटीशन के रेगुलेशन में आएंगी। उसके बाद
सप्लायर की सप्लाईज हो जाती हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसकी अप्रेजल कैसे करनी है, नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे उसको रीवैल्यूएट करना, उसके प्रोसेस भी यहाँ पे बनेंगे। फिर सस्टेनेबिलिटी, सप्लायर आप कितना सस्टेनेबल है, जब उसको आप मॉनिटर करते हैं एक फिक्स टाइम तक, 1 साल तक या कुछ टाइम तक, तो फिर उसकी डिफरेंट चीज़ों को कितना सस्टेनेबल है, कितना आप उसके साथ कितना लंबा अरसा तक चल सकते हैं, उसकी उन एडवांटेजेस के ऊपर जो आपने मॉनिटर किए हैं, या कितनी जल्दी आप उसको छोड़ सकते हैं, उससे जान बचाएं, उसके डिसएडवांटेज के अगेंस्ट के हमने इसको 1 साल तक सप्लाईज लिए हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है तो ये आगे नहीं चल सकता, तो ये उसकी सस्टेनेबिलिटी का प्रोसीजर है कि हम कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें कि हमने उसको किस तरह से उसकी सप्लाईज और सप्लायर को सस्टेनेबिलिटी के लेवल पे मॉनिटर करना है। तो अच्छा, यहाँ पे कंपटीशन में एक और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता देता हूँ कि सम टाइम ऐसी आइटम्स आ जाती हैं जो कि जिनके लिए आप कंपटीशन पे नहीं जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कंपनी में रहा तो वहाँ पे कुछ ऐसी आइटम प्रोक्योर होती थी जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें संदल लक्कड़ है, ज़ाफ़रान है, कुछ और ऐसे रॉ मटेरियल आते थे जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम ही होती थी। जैसे कॉस्ट है 5 लाख रुपए किलो और क्वांटिटी है 10 किलो, तो अब ये कितनी होगी 50 लाख रुपए की। अब अगर इस आइटम को हम जो कि 5 लाख रुपए किलो है और हमें 50 लाख की चाहिए, हम इसकी RFQ डाल देते हैं। मार्केट में हमारे पास 3, 4, 5 सप्लायर अवेलेबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे ही वो 4-5 लोगों के पास जाएगी RFQ कि भाई इस कंपनी को ये आइटम चाहिए, तो वो एकदम से मार्केट जो है ना क्रैश हो जाएगी। मतलब मार्केट में वक्त पड़ जाएगा कि वो इनको ये चाहिए इतने किलो, और वो आपस में सारी मार्केट में से वो चीज़ एकदम से गायब हो जाएगी। अब हर जगह पे मतलब इतनी जो कॉस्टली या जो रेयर आइटम होती हैं या जिनकी कीमत ज़्यादा होती है उनको हर बंदा स्टॉक नहीं कर सकता। जैसे अगर 5 किलो 5 लाख वाली आइटम जो है 5 किलो चाहिए, तो जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं 5-6 लोग, वो सारे उसको स्टॉक में नहीं रख के बैठे होंगे कि उनके पास वो आइटम पड़ी है कि जी कब इनको ज़रूरत पड़ेगी 50 लाख वाली क्वांटिटी की तो हम इनको सप्लाई करेंगे। तो अब वो हर एक के पास नहीं पड़ी होगी आइटम, वो कोई 1-2 लोग होंगे मार्केट में जिनके पास पड़ी होगी। जब हम उनको RFQ भिजवाएंगे तो वो सारे के सारे उस तरफ दौड़ लगा देंगे जिस जगह पे आइटम पड़ी है। यानी जो हमारे रजिस्टर्ड वेंडर होंगे, हमने उनको कहा कि हमें 5 किलो ये आइटम चाहिए जिसकी टोटल कॉस्ट 50 लाख बनती है। अब उनके पास वो आइटम नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि मार्केट में कौन ये बंदा सप्लाई करता है, तो वो सारे एट ए टाइम वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि भाई बताओ इसकी कीमत क्या है, तो 5 किलो चाहिए। फिर दूसरा आएगा, बताओ यार क्या कीमत है, 5 किलो चाहिए। तो वो जिसके पास पड़ी होगी आइटम उसके कान खड़े हो जाएंगे कि यार ये क्या सुबह से मतलब 10वां बंदा आ चुका है कि जी मुझे 5 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। तो उसको समझ आएगी कि इनके पीछे कोई एक ही कंपनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है और ये सब ने दौड़ लगा दी है। तो अब वो उसकी प्राइस अगर वो 5 लाख है ना, तो वो कहेगा जी ये तो 7 लाख रुपए किलो है, ये तो मार्केट में शॉर्ट है और हमारे पास भी उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको रेंज कर देंगे, लेकिन प्राइस 7 लाख रुपए है। तो अब ये इस तरह की कुछ आइटम जो होती हैं, तो वहाँ पे भी फिर कंपटीशन के लिए जो आपको नॉर्मल आपका प्रोसीजर है कि आपने RFQ पे जाना है, टेंडर पे जाना है, तो यहाँ पे आप किसी पे भी नहीं जाते। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोसीजर बना लिए जाते हैं, मैनुअल में डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं कि जी हमारी जो क्रिटिकल आइटम है जिनकी क्वांटिटी और वॉल्यूम ज़्यादा, अमाउंट ज़्यादा है, या जिनके लिए मार्केट में कंपटीशन टाइट हो सकता है, या जब हम रिक्वायर्ड करें तो उस वक्त वो मार्केट से चीज़ ही गायब हो सकती है ताकि उसकी प्राइस को ज़्यादा कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पर उसके कंपटीशन के लिए कुछ और तरह का
फॉर्मुलेट करते हैं प्रोसेस, RFQ से हट के, टेंडर से हट के, हम उनमें कंपटीशन ही नहीं करवाते। उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी एक कंपनी की, तो मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे फिर इस तरह की आइटम को सिर्फ रिक्विजिशन डिपार्टमेंट